बलूचिस्तान का एग्जाम्पल देते हुए तमाम दूसरी जगहों पर भी यह समझा जा रहा है कि जितनी जल्दी अलग होगे उतना ही बढ़िया है, जितना डिले हो रहा है उतना खराब। और पाकिस्तान में एक बार फिर से जाफर एक्सप्रेस पर अटैक हुआ है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बलूचिस्तान के मस्तुंग में जाफर एक्सप्रेस में धमाका हुआ। ब्लास्ट की वजह से ट्रेन के 6 डब्बे डिरेल हो गए। मार्च में भी जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ था। बलोच विद्रोहियों के अटैक में 31 लोग मारे गए थे। हालांकि उधर से पाकिस्तान की आर्मी ने भी तब यह क्लेम किया था कि हमने बहुत सारे बलोच विद्रोहियों को मार दिया है, लेकिन असल में तब बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान के मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है उसको हुआ था। और आर्मी के लोगों को तो हर दिन वहां पर मारा जा रहा है। यह खबर हम आपको रोज बता रहे हैं। ये जो डीरेल ट्रेन दिखाई दे रही है सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये ट्रेन धमाके के बाद डीरेल नहीं हुई है, ये पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था डीरेल हुई है। बिल्कुल पूरी व्यवस्था, उनका जो कंट्रोल है वो सिर्फ, ये ट्रेन कहां से कहां जा रही थी? क्वेटा से पेशावर जा रही। और क्वेटा कहां पे है? बलूचिस्तान सर में। और पहले जब ये निकली है ट्रेन तभी एक धमाका हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जाने दो सब क्लियर है, जाने दो। और उसके बाद आगे आईडी लगी हुई थी, दोबारा विस्फोट हुआ। 10 घंटे पहले हुआ था हमला, तब भी इन्होंने जाने दी ट्रेन। और पेशावर कहां पे है? मतलब सर ये मरने देना चाहते हैं। इनको मालूम है कि जाफर एक्सप्रेस को ये सिक्योरिटी नहीं मुहैया करा सकते, फिर भी उसके बाद लोग सवार करते हैं, कहते हैं जाओ मरो। 387 लोग क्या है पाकिस्तान के लिए? 26 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है, 25 से 26। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही थी व्यवस्था, और जो आपने ये कहा था कि गवर्नेंस है कि नहीं है। क्वेटा को छोड़ दीजिए आप, और छोड़ दीजिए ग्वादर को या एक आधा और कोई सिटी को, वहां पे पाकिस्तान आर्मी की रीट नहीं चलती। सिर्फ चलती है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। बलूचिस्तान आजाद होके रहेगा। लेकिन फिर दिमाग में यह भी आता है, और शायद जनरल सिन्हा इसको समझा पाए, कि जनरल सिन्हा अगर ये आजादी के लिए वहां के लोगों का एक तरीके से एक्सप्रेशन है, तो फिर सर ट्रेन को निशाना क्यों? क्योंकि उसमें तो जाहिर है वो लोग इनोसेंट लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसको निशाना क्यों बनाया जाता है? जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर निशाना क्यों बनाई गई? देखिए, जाफर एक्सप्रेस एक सिंबॉलिक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों जाफर एक्सप्रेस ऐसा है ना कि डायरेक्टली ये वो जाता है पेशावर को, ये जाता है रावलपिंडी होकर के। तो इसमें ज़्यादा जो ट्रैवल करने वाले हैं वो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जिसको वो मानते हैं कि वो नहीं है बलूच के लोग नहीं हैं, वो मानते हैं कि ये इन्वेडर्स हैं जो पंजाब से आते हैं और यहाँ काम करते हैं। इसमें बलूच जो एक्चुअल हैं वो नहीं ट्रैवल करते ये जाफर एक्सप्रेस में। तो मतलब ये तो दोनों शायद उनको ये भी लगता है कि इसी के जरिए आर्मी वाले लोग, क्योंकि कॉन्वॉय तो वो उड़ा देते हैं। एग्जैक्टली। तो आर्मी के लोग इसके अंदर से मूव करते हैं, और भारी संख्या में आर्मी उनकी मूव करती है। उनको जो मूवमेंट करनी है, जो उनके नॉर्मल एरियाज फिनिश करने में आ रहा हूं आपके पास। जी सर। देखिए, यहाँ पर आर्मी की मूवमेंट इसी ट्रेन से ज्यादा होती है, खास करके क्वेटा की तरफ जाने के लिए। और जब इनको केपी में भी ले जाते हैं तो देखिए अभी पूरी की पूरी इनकी सप्लाई लाइन भी यही है, जो मिलिट्री को भी सप्लाई करते हैं। तो वह है, आपने पहले ही बताया था कि 70 किलोमीटर के इलाके में बच गया है जो क्वेटा का कोर है वहां पर 12 को, तो उसके लिए भी जो जाती है सप्लाई 70 से भी कम हो गया सर। अब तो 20 किलोमीटर दूर बची है कोर, 20 किलोमीटर। और अभी 2 दिन 3 दिन पहले की खबर थी, हो सकता है अब ये सिमटते 7-8 किलोमीटर बचाओ। प्लीज कंटिन्यू सर। ये एब्सोल्युटली। और देखिए ये हुआ है जकोबाबाद में, ये जो जहां पर लगाया था आईडी, वो जकोबा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। जकोबाबाद इज द मेन हब है मिलिट्री की, जो पाकिस्तान मिलिट्री की है। और ये काफी दूर है ये, जब आप देखते हैं क्वेटा से, तो ये भी एक सिंबलिक है। वहां पर तकरीबन 6 फीट का गड्ढा हुआ है, और उसकी ऐसे ही 6x6 का है। तो आईडी कितना पावरफुल होगा, और 6 बोगियां में डीरेल हुई। तो ये तो उनके लिए महत्वपूर्ण बात बताई सर कि एक तो इन्वेडर माना जाता है। अब जब पंजाब के प्रोविंस को ही सब जगह की रिसोर्सेज की लूट करके उस जगह को समृद्ध बनाने में आप लगा देंगे, तो जाहिर है उस जगह के लोग दुश्मन दिखाई देने लगेंगे, और वहां से आने वाले लोग यहां कामगार के तौर पर अगर जाएंगे तो बलोच उनका वेलकम नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आर्मी के लोग ज्यादातर जाफर एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो खुद को कैमोफ्लेज करके वो सिविलियंस के बीच में किसी तरह छिपा के अपने आप को ले जाएं, क्योंकि वहां से अगर कोई गाड़ी निकलती है वो तो विस्फोट की चपेट में आ जाती है। तो इसलिए जाफर एक्सप्रेस का ये सहारा लेते हैं, और यही संदेश शायद देना चाहते हैं बलोच कि हमको आप बेवकूफ मत समझिए, हमको मालूम है कि आप इसके जरिए किन पैसेंजर्स नहीं है, ये शायद फौजी जा रहे हैं उस तरफ। और इसके साथ साथ आ जाती है कि जो रूरल एरिया की मूवमेंट है वो तो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि जैसे टोल देना पड़ेगा पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, तब पाकिस्तान आर्मी वहां पे जा पाएगी। लेकिन एक और चीज बड़ी अहम आ जाती है, पेशावर कहां पे है? पेशावर कहां पे है? खैबर पख्तूनवा में जी। और दोनों रीजन्स, खैबर पख्तूनवा भी अनस्टेबल है, और साथ में बलूचिस्तान भी अनस्टेबल है। ये पूरा ट्रैक जो है पूरा का पूरा अनस्टेबल है। और पाकिस्तान की जितने भी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे वो सीपेक के अंडर हो या फिर वो पाकिस्तान अपने आप करता है, वो अटैक असल में वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे देश की, हमारी मिट्टी के रिसोर्सेज की लूट आप कैसे होने दे रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम वो लोग जो इस देश के हैं लेकिन इस लूट में शामिल है उनको हम बख्शेंगे नहीं। और ट्रंप ने फिर अलापा सीज फायर वाला राग। अगली खबर, ट्रंप ने कहा अब तक मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं,
भारत पाकिस्तान में सीज फायर भी मैंने रुकवाया है। इनको तो खुदा होने का मुझे लगता है कि मुगालता हो गया है। देखिए, इनको एक क्यों नहीं दे देते आप एक पीस प्राइज? इन्होंने कहा हर एक युद्ध जो इन्होंने रुकवाया, चाहे वो कॉन्गो, रुवांडा सर, कल मैं एक या... महत्वपूर्ण चीज पढ़ रहा था। एक होता है नोबेल प्राइज जी, एक होता है इग नोबेल प्राइज, IGNOBEL। एक नोबेल प्राइज इनको एक नोबेल दिलवा दीजिए सर। बिल्कुल, और तभी शायद इनकी भूख जो है अपना मेक ट्रम्प ग्रेट वो पूरी होगी। लेकिन बात ये आ जाती है, इसके बार बार इस बात पे आ जाती है कि जो लैंग्वेज और भाषा का इस्तेमाल एक UN जनरल असेंबली के अंदर किया जाता है, क्या ट्रंप ने वो किया? उनका तो टेलीप्रॉम्प्टर भी काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब वो सब कुछ एक्सपो कर रहे थे, एकदम इमीडिएटली बोल रहे थे। तो क्या वो इस तरह की चीजों को बोल सकते हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर? क्या देशों को निर्देश दे सकते हैं ऐसे? ये बहुत गलत हुआ है कल बहुत गलत हुआ। और इस बात को तो UN की जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने भी खंडित किया। ये तो असल में इस तरह का है कि आप अपने यहां पर आपकी धरती में, हालांकि वो माना जाता है कि यूनाइटेड नेशंस की पूरी प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां पर एस्केलेटर तो चलवा नहीं पा रहे हैं आप, वहां पे आपके टेलीप्रॉम्प्टर तो चल नहीं रहे हैं, और दुनिया में आप अपनी इतनी चलाने की बात कर रहे हैं कि आपने युद्ध रुकवा दिया। यूनाइटेड नेशंस में डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है बड़ी खबर, देखिए, यूनाइटेड नेशन असेंबली जाते समय एस्केलेटर बंद हो गया। भाषण से इस पे ना बोलना चाहता हूं। बोलिएगा सर, बोलिएगा। खबर बता दूं अपने दर्शकों को पूरी। भाषण से पहले टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया, रूसी राजदूत ने मोबाइल से वीडियो बनाया, ट्रंप बोले टेक्निकल खामियों से भाषण रोचक हो गया। देखिए, ये क्या चीज है? किसके साथ थे वो? मेलोनी के साथ। मेलोनी और उनकी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। तभी अगर आप देखिए, मेलोनी सबके साथ अच्छे रिलेशन करना चाहते हैं, पर जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है मेलोनी की ट्रंप के साथ, वो और किसी के साथ नहीं है। इसी वजह से बाकी बहुत सारे यूरोपियन देश ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया पैलेस्टीन को, उन्होंने नहीं किया। और यहां तक कि जब इटली की सड़कें जल रही थी, उन्होंने नहीं किया। अब मैं यहां ये कहना चाहता हूं, हालांकि वो कहते हैं कि एस्केलेटर में एक नीचे उतर रहा था उल्टे पांव वीडियोग्राफर, जिसकी वजह से सेफ्टी एक्टिवेट हो गया। आपने नोटिस किया 2 बार ट्रंप ने उनकी कमर में भी हाथ रखा था। और जब वो ऊपर चढ़ने लगी, ये केमिस्ट्री इतनी इलेक्ट्रिक हो गई कि सेफ्टी मैकेनिज्म भी सब टूट गए और वो वहीं पे रुक गए। तो ये बात आप हमेशा नोटिस करिएगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई भी इंटरनेशनल फोरम पे इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरैक्शन होता है, आप इस केमिस्ट्री को जरूर नोटिस कीजिए। ये केमिस्ट्री की बात की गई, जरा इसकी फिजिक्स भी समझ लेता हूं। ये किस तरीके की फिजिक्स है जनरल सिन्हा, कि ये सरफेस टेंशन हमेशा उभर कर आ जाता है, जिसमें ये इतने बार कहे जाने के बाद, पूरे मुल्कों और बाकी जगहों से इसका एंडोर्समेंट हो जाने के बावजूद कि आपका किसी तीसरी पार्टी का दखल गवारा ही नहीं था, आप वो राग अलापे चले जा रहे हैं। आपको अपनी भद्द पिटती हुई खुद अच्छी लग रही है क्या? ट्रंप के संदर्भ में बात कर रहा हूं। जी हाँ, देखिए, ट्रंप के ऊपर में खास करके जो आप ये विजुअल दिखा रहे हैं, जिसके अंदर में अब इसके पहले टेलीप्रिंटर का बात आया, एस्केलेटर की बात आई, तो अमेरिका को ये माना जाता था एक कंट्री विच टिक्स, उसकी सब चीज दुरुस्त है। कल वहां के सड़कों में दिखाई दिया कि जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति को रोक लिया उनकी, तो थिंग्स आर आउट ऑफ हैंड। और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा था सर, ट्रंप को लेके ही आपने देखा, बड़े बड़े प्लेकार्ड्स, बैनर्स लेके लोग खड़े हुए थे कि ट्रंप का कुछ ठीक नहीं है, वो कुछ भी कहते रहते हैं, हमको इन पर भरोसा नहीं है, जैसे भाव वाले जो वहां पे प्लेकार्ड्स लेकर लोग खड़े हुए थे। क्या वो भी देख रहे होंगे ट्रंप? एब्सोल्यूट। देखिए दिनेश जी, क्या होता है, हम सबके मन में है, आप भी जाते रहते होंगे, हम लोग जाते रहते हैं जब अमेरिका में, तो यू सी कि क्या है अमेरिका, व्हाट इज अमेरिका, जो कि सबसे बड़ा सुपर पावर कहलाता है। मगर मेरा तो वहाँ जमीन के भी आकलन रहा है कि चीजें वैसी अच्छी है नहीं, वो केवल एक एक खोखलापन है, जो दिखावा ही दिखावा है। मेरा ये मानना था, वो आपको जमीन पे आप दिख रहा है, पूरी विश्व देख रहा है, टेली प्रिंटर का नहीं चलना। और UN के लोग कहते हैं कि उनके ही लोग उसको हैंडल कर रहे थे। इन्होंने नहीं कह दिया, इन्होंने तो हंसी हंसी में उड़ा दी, अदरवाइज वो कह देते कि रशिया ने कहीं उनका टेलीप्रिंटर भी रोक दिया। ये भी कहते हैं कि उन्होंने हैक कर लिया, ऐसा भी कहते हैं साइबर वार हो गया, ट्रंप जा रहे थे, ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। मगर बात यह है कि जो चीजें दिख रही हैं, तो दिस इज द डाउनफॉल ऑफ अमेरिका इन वेरी फास्ट वे। उनको सब सामरिक तरीके से दिखता है, पॉलिटिकली आप तो देख ही रहे ट्रंप के ट्रेड वॉर, ये सब, ये एब्सोल्युटली अमेरिका इज गोइंग डाउन द ड्रेन। अगली खबर बताता हूं सर, आपके पास आता हूं। जेलेंस्की ने ट्रंप के दावे को खारिज किया। भारत यूक्रेन के साथ है, जेलेंस्की ने कहा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाए थे, भारत पर रूस की फंडिंग का आरोप लगाया था। जेलेंस्की ने भारत नहीं चीन पर आरोप लगाए, रूस और चीन असली पार्टनर हैं। जेलेंस्की ने कहा रूस अब पूरी तरह चीन पर निर्भर है। जेलेंस्की ने ये भी बड़ा एक तरीके से, एक हफ्ते पहले जेलेंस्की क्या बोल रहे थे
कि वो जो 25% अतिरिक्त टैक्स लगा भारत पे वो जायज है, वो ठीक है। हाँ। और अब एक हफ्ते के अंदर ऐसा उनको कहां से ज्ञान क्या हुआ है, फिर हुआ क्या है? कि ऐसा क्या हुआ? ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया ना उनका स्टेटमेंट ट्रंप के लिए। ट्रंप के लिए ऐसा एम्बैरेसमेंट क्यों महसूस करा रहे हो? ट्रंप के लिए जरूर हुआ है, लेकिन वो चाहते हैं भारत का सपोर्ट। उनको भी मालूम है कि भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है इसके अंदर, जो रशिया के ऊपर प्रेशर डाल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की को ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जब तक वो टेरिटोरियल कंसेशन नहीं देगा और डॉनबास का एरिया रशिया के पास नहीं आएगा, क्रीमिया के साथ, रशिया मानने वाला नहीं है। और जब भी आगे हम इस पे और चीज़ों पे भी इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक साइड ट्रंप है, उन्होंने एक हफ्ता पहले कहा था ज़ेलेंस्की को कि आपको डील करनी पड़ेगी, लेकिन अब एक हफ्ते के बाद कह रहा है यूरोपियन नेशंस को कि कोई भी उड़ता हुआ फाइटर जहाज या कुछ आता है रशिया की तरफ से, मार दो उसको, ठोक दो उसको हवा के अंदर ही। तो ये एक वो बात कर रहे हैं और उसके रोज ये बातें चेंज होती जा रही है। उड़ता हुआ कहा ना सर, हाँ, ये उड़ता हुआ, ये हमको फाइटर नहीं लगा, ये असल में नेटो देशों को ये कह रहे हैं कि इस तरीके से करके तुम उड़ता हुआ जो है अमेरिका और रशिया के बीच में जो असल में चल रहा है उसमें खुद को ले आओ। वहां उड़ता हुआ असल में मेरे को तीर ज्यादा समझ में आ रहा है। अगली खबर देखिए, यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा दावा, युद्ध ने रूस को कागजी शेर बना दिया है। युद्ध के चलते काफी मुश्किल में रूस नेटो की मदद से सारी जमीन जीत सकता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप का ये बयान आया। आप जरा ये भी देख लीजिए, ये खबर भी बड़ी गजब है। यहाँ हारी हुई सारी जमीन जीतने की बात की जा रही है, मतलब ये भी माना जा रहा है कि हाँ वाकई वो तो हम हार गए हैं। यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बड़ा दावा है, युद्ध ने रूस को कागजी शेर बना दिया है। लेकिन इसके फौरन बाद पलटवार हुआ है और रशिया की तरफ से ये बयान आया है कि हम तो भैया शेर हैं ही नहीं, हम तो भालू हैं, और इस भालू ने तुमको जितना शुरू से परेशान किया है उसको भूलो मत। लेकिन ये जुबानी जमा खर्च किया क्यों जा रहा है? इससे हासिल क्या होगा जनरल सिन्हा? देखिए, ये जवानी खर्च तो नहीं है, ये दिखाता है कि ट्रंप किस तरह से पलटी मारते हैं। वो कह रहे थे जब आप अलास्का में गए थे तो उस समय कह रहे थे रशिया इज 10 टाइम मोर स्ट्रॉन्गर। वो कह रहे थे यूरोपियन यूनियन के लीडरों को, एग्जैक्ट वर्डिंग है उनकी। और उन्होंने कहा था कि ये पूरी जमीन, एक उन्होंने मैप दिखाई थी जब उनका हो रहा था, यूक्रेन लीडर्स थे, ज़ेलेंस्की भी थे, कि ये जो इलाका है भूल जाइए आप, यू जस्ट कांट, दैट इज द ग्राउंड रियलिटी। आज वो वो तो पलटी मारते ही हैं, उन्होंने पलट मार दी। वो कहते हैं कि नहीं, कागज के शेर हैं, क्योंकि उनकी दाल गली नहीं। जब वो दाल गलाना चाहते हैं जिस तरह से, और खास करके जो उनके विटकॉप साहब हैं वो जाते हैं, वो वहां पर भी डील करना चाहते हैं। वो उनका कोई नहीं है कि शांति आ जाए, कुछ उनका है कि डील हो जाए, कोई रेयर अर्थ मटेरियल मिल जाए, कोई ऑयल का हमारा डील हो जाए। जब वो नहीं होता है तो मेन बात वो है, वो ये कर रहे हैं। अभी वो क्या कहते हैं कि आप मतलब वो नहीं आएंगे, अमेरिका नहीं आएगा, यूरोपियन नेटो लड़ेगा, और यदि वो मदद करता है तो ये पूरी जो हारी हुई जमीन है वो ले लेंगे। तो इतनी ज्यादा पलटी सी इन जियोपॉलिटिक्स, दिस टाइप ऑफ, आज के दिन में जो हम देखते हैं कि लीडर्स दे शुड बी प्रेडिक्टेबल, बट जो डोनाल्ड ट्रम्प है इज नॉन प्रेडिक्टेबल। एक ही चीज प्रेडिक्टेबल है कि वो नॉन प्रेडिक्टेबल है। यही चीज एक प्रेडिक्टेबल है जो हम कह सकते हैं गारंटी के साथ कि कोई उनकी बातों को कोई उसका वैल्यू ही नहीं रहा, जीरो वैल्यू है सुपर पावर का। लेकिन ये अब इस स्टेटमेंट के बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इससे कोई फर्क पड़ता है या वो वैसे ही चलेगा? ये स्टेटमेंट ऐसे होते रहे? देखिए, जुलाई में क्या स्टेटमेंट दी थी ट्रंप ने? 50 डेज दिए थे उन्होंने रशिया को। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही प्रेशर पड़ा यूरोपियन देशों से, उन्होंने कहा 10 से 12 दिन। उसके बाद क्या हुआ? आज तक उन्होंने कोई एडिशनल स्टेप लिया है रशिया के अगेंस्ट? अब उन्होंने 1 महीना दिया है। उनसे पूछा गया क्या रशिया के साथ आपके रिलेशंस कैसे, तो उन्होंने कहा 1 महीने के बाद बताऊंगा। मतलब 1 महीने तक उनको यह नहीं पता कि रशिया उनका दोस्त है कि दुश्मन है। तो वो कर क्या रहे? वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी क्या है उनकी? और साथ में जब वो ये कहते हैं कि मैं ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं, अब तो यूरोप ने भी विश्वास करना बंद कर दिया। वो उनको चाहिए सिर्फ ट्रूप्स, इनके उनको चाहिए एम्युनिशन, उनको चाहिए फंड्स, उनको ये वाली ज्ञान वाली स्टेटमेंट्स ट्रंप से नहीं चाहिए। सर, मुझे तो वो गाना न जाने प्यार में कब मैं जुबान से फिर जाऊं, तेरी कसम है मेरा कोई एतबार नहीं, वो गाना अगर किसी पे फिट बैठता है तो वो ट्रंप है। और अगली खबर यह है, यूनाइटेड नेशंस में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने किया भारत पाकिस्तान सीज फायर का जिक्र। राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का राग अलापा। एर्दोगन ने कश्मीर मुद्दे के समाधान की भी अपील की। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर हो कश्मीर मुद्दे का हल। पाकिस्तान दौरे के समय भी एर्दोगन ने कश्मीर का जिक्र किया था। चाय से ज्यादा केटली का गर्म होना ये कहलाता है, तू कौन मैं खामा खां ये कहलाता है। खलीफा बनने का
की खाम ख्याली ये कहलाती है। लेकिन स्टेटमेंट आया है तो इसका एनालिसिस होना जरूरी है। कमोडोर बहल, फरवरी 2023 में 2 वहां पे अर्थक्वेक हुए थे। उस सबसे पहले किसने वहां पे जाके 60,000 लोग मरे थे उसके अंदर। ऑपरेशन दोस्ती, ऑपरेशन दोस्ती में किसने सबसे ज्यादा दिया था इक्विपमेंट? हिंदुस्तान ने, भारत ने दिया था। तो उसके बाद और उसके ही पीठ के पीछे आप चाकू मार रहे हैं। और दूसरी बात क्या कहते हैं इसको, एहसान फरामोशी। एहसान फरामोशी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर का नाम या मुद्दा नहीं उठाया। पर फिर जब पहलगाम अटैक हुआ तो ऑप सिंदूर में किसके ड्रोन गए थे कश्मीर के अंदर? चाहे वो यीहा ड्रोन थे, चाहे वो सोंगर थे या TB2 थे, जो हमने मार गिराए। लेकिन श्रीनगर से लेकर जम्मू तक कौन ड्रोन भेज रहा था? पाकिस्तान। लेकिन ड्रोन किसके थे? टर्की के थे। यानी कि टर्की आउटराइटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था उस समय भारत के अगेंस्ट, जिस भारत ने उनको मदद की जब उनको मदद करने की नीड थी। तो ये होता है, इट टेक्स ऑल काइंड ऑफ पीपल टू मेक दिस वर्ल्ड। ऐसे भी सही, और भारत को अपने हितों की सुरक्षा करनी आती है। कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। और अगली खबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा में ओम का उच्चारण। यूनाइटेड नेशन महासभा में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बोले ओम। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो का संबोधन ओम शांति ओम के साथ किया। संबोधन का समापन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने सबको चौंकाया। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अक्टूबर में जिस तरीके से हमास के लोगों ने हमला किया था इजराइल पर, क्या वो सही था? और अगर ऐसा था तो क्या आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी थे? और अगर ऐसा नहीं है तो उनको कौन कहेगा कि आतंकवादी थे? हम क्यों गलत को गलत नहीं कहते हैं, ये कहा उन्होंने। और इससे बहुत सारे देशों को, खासतौर से पाकिस्तान और टर्की को निश्चित रूप से मिर्ची लगी होगी। लेकिन उनका ओम कहना और ये कहना कि आतंकवाद अगर गलत है तो उसको गलत कहने का मादा रखो, इसको कैसे देखा जाए? आइए चलते हैं जरा जनरल सिन्हा, ये बहुत बड़ी बात थी और ये वाकई दिखाता है कि सच को सच कहने का मादा आज के दौर में भी है और लोग कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो हैं, ये भारत आए थे और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी कि हमारा DNA, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, मतलब सबसे बड़ा हिंदू का भी, जो हिंदुओं का जो आस्था का सवाल है वो इंडोनेशिया में। और उन्होंने कहा था हमारा DNA भारत का DNA है। और आज उन्होंने ओम शांति ओम जब कहा कि पूरे विश्व के अंदर शांति, और किस संदर्भ में कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट। उन्होंने जब बात किया इजराइल के ऊपर में तो उनका कहा उनकी गारंटी कौन ले। हम 2 नेशन थ्योरी की बात में मैं समर्थन कर दूंगा, मगर सबसे बड़ा इजराइल की सिक्योरिटी गारंटी क्यों नहीं? और क्यों नहीं हमास जो एक टेररिस्ट स्टेट है, ही शुड बी आल्सो डिक्लेयर्ड एज ए टेररिस्ट स्टेट। एक चीज बोलना तो देखिए, ऐसे लीडर चाहिए पूरे विश्व में। यदि आप देखें दिनेश जी, ऐसे लीडर चाहिए। एंड ही इज फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। सबसे अच्छी मुझे लगती है, ही हैज बीन ए जनरल। तो यदि इनकी जो सच्चाई, उस आत्मा की सच्चाई बोलती है, जब इन्होंने ऐसी बात धरती से कही और ओम शांति ओम, मुस्लिम होकर के, और दुनिया का सबसे बड़ा देश है। सर अब मुझको थोड़ा रश थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि कई खबरें बाकी हैं और अभी टाइम मेरे पास बहुत कम है। सर 30 सेकंड में आप अपनी बात कहिए प्लीज। इजराइल के साथ उसके औपचारिक कोई भी संबंध नहीं है, डिप्लोमेटिक संबंध नहीं है। और उन्होंने कहा है जब तक 2 स्टेट नहीं बनता, जब तक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन नहीं बनता, तब तक वो इजराइल को समर्थन नहीं देंगे। लेकिन इजराइल की सिक्योरिटी भी जरूरी है, ये उन्होंने कहा। इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न को समझना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी कंसर्न रशिया के भी समझ लिए जाते तो फिर रशिया यूक्रेन होता। बहरहाल यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया में क्या हुआ है? धमाका हुआ है। रूसी ड्रोन के अटैक में 5 ब्लास्ट। ज़ेपोरिज़िया रणनीतिक तौर पर काफी अहम। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अब तो हमारे तमाम दर्शक भी ये बात समझ ही गए हैं कि ज़ेपोरिज़िया रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है और यहां पर होने वाला ब्लास्ट क्यों पूरी दुनिया को का दिल धड़काता है। यह हमेशा से एक अंदेशा बना रहा है कि वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट में कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लड़ाई में कुछ ऐसा हो जाए कि वहां ब्लास्ट हो जाए और रेडिएशन वाला खतरा चेरनोबिल जैसा कुछ हो जाए। ये अंदेशा हमेशा से बना हुआ है, लेकिन ये विस्फोट भी रुक नहीं रहे हैं। कमोडोर बहल जल्दी से। बिल्कुल, एक दिन पहले 23 सितंबर को उन्होंने वहां पे ब्लैकआउट कर दिया था। ब्लैकआउट की वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी कोर को कूल नहीं किया जाता, क्योंकि काफी देर तक वो डीजी पे नहीं चल सकती है। अब रशिया का भी हमला हो गया इसके अंदर। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। 400 किलोमीटर का जो एरिया है वो रशिया के पास है, पर ज़ेपोरिज़िया शहर जो है वो उनके पास है, यूक्रेन के पास। लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो रशिया के कंट्रोल में है और रशिया उधर फियर क्रिएट करना चाहता है इनके ऊपर कि आप इस पे हमला ना करें, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला ना करें। तो ये हमले किए गए। और यूक्रेन ने दिखाई नई अंडर वाटर ड्रोन आर्मी। काला सागर में रूस की मुसीबत बढ़ी। यूक्रेन ने अपने टोलोका ड्रोन को किया पब्लिक। कीव में डिफेंस प्रदर्शनी में दिखा टोलोका
रूस का नया अंडर वाटर ड्रोन क्या रूस के लिए वाकई परेशानी पैदा कर सकता है? 2000 किलोमीटर दूर तक पानी के नीचे हमला करने में यह सक्षम है। हाथी के दांत हैं या वाकई रशिया को इससे कोई फर्क पड़ेगा? जनरल सिन्हा, ये एक प्रूवन इनका अंडर वाटर ड्रोन है और इसकी रेंज 3 तरह के हैं। ये 200 किलो 200, 400 और आपने जैसे 2000। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और देखिए उनके ड्रोन्स जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं, इट इज वर्किंग। और उन्होंने पहले 200 का यूज किया था, 400 का यूज किया, 2000। तो आप देखिए जो ब्लैक सी की यदि बात करते हैं, बाल्टिक सी की बात करते हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसको बेचेंगे और जितने भी यूरोपियन नेटो देश हैं इसको खरीद सकते हैं हमारे। और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन में आपने दिखाया कल का। तो एक बड़ी चीज है। अमेरिका ये मानना है फ्लैमिंगो मिसाइल इट इज वेरी इफेक्टिव। उनके ड्रोन भी बड़े इफेक्टिव हो गए। तो वो तो रशिया से के साथ ही उसकी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थी पूरी रशिया की ओरिएंटेड है। अब आप देखें उसके पास सू के पास भी 27 है। सू 27 से भी जुड़ी हुई अगली खबर है सर। हालांकि हमारे लिए वो खबर महत्वपूर्ण है। रूस का भारत को बहुत बड़ा ऑफर, सू 57 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव, भारत में ही प्लांट लगाने का भी ऑफर, प्रस्ताव में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल। ये भारत को ये ऑफर रशिया हमेशा से उदारता से देता रहा है और हम भी ये समझ रहे हैं कि शायद सूनर और लेटर ये होने भी वाला है। ये इसको लेकिन रीटरेट करने के पीछे वजह क्या है? देखिए 12 स्क्वाड हमारे जाने वाले हैं अगले 10 साल के अंदर। तो हम 29 अब हैं, 2 स्क्वाड मिग 21 के अभी रिटायर हो रहे हैं 26 सितंबर को। तो 29 स्क्वाड में से 12 गए तो सिर्फ हमारे पास 17 स्क्वाड रह जाते हैं। और उसके बाद 3-4 स्क्वाड अगर हम LCA Mark 1A के भी ले लें तो भी हम पाकिस्तान के आसपास ही पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि शॉर्ट गैप में हम कुछ ऐसे जहाज लें। और पाकिस्तान लेना चाहता है J-35, आएगा कि नहीं आएगा इस टाइम पीरियड के अंदर? 2030 तक पर तो आ ही जाएगा। तो उस गैप के अंदर हमें जरूरी है 5th जनरेशन फाइटर। अगर हम रफाल लेते हैं वो सोर्स कोड नहीं सर, लेकिन इसके साथ जो दूसरी जुड़ी हुई चीजें हैं, काटसा वाला डर है या तमाम दूसरा अमेरिका वाला, इसी वजह से सर ये टाइमिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत समझदार है। वो ये डिले कर रही है इसको डिसीजन लेने में, ताकि जब तक हमारे 25+25 का इशू रिजॉल्व ना हो जाए और हो सकता है रशिया वॉर भी, यूक्रेन वॉर भी खत्म हो जाए, फिर वो Su-57 हमको दिलवाएगी। और इसी नोट पर अगली खबर यह कि फिलिस्तीन की मान्यता पर इटली के पीएम ने रखी नई शर्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोली जॉर्जिया मेलोनी, शर्तों के पूरा होने के बाद ही फिलिस्तीन को मान्यता। पहली शर्त, सभी इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा, हमास को किसी भी सरकारी भूमिका से बाहर रखा जाए। मेलोनी ने यह भी कहा, मैं फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ नहीं हूं, इजराइल के बजाय हमास पर डाला जाए अंतरराष्ट्रीय दबाव। क्या बात कही है सर, ये हुई ना बात। ये प्रैग्मेटिज्म बाकी लीडर्स में क्यों दिखाई नहीं दे रहा यूरोप के? देखिए बाकी लीडर्स जो है उनकी अपने देश के अंदर, जैसे मेलोनी के भी अपने देश के अंदर इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन या मुस्लिम एलिमेंट्स के ही एनकरेजमेंट पे हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था परसों कि मैं खुद यूरोप में मैंने ये प्रोटेस्ट देखे, लड़कियां अपने हाथ में लेके घूम रही हैं और बोल रही हैं कि गाजा पे जो हो रहा है नशा उसको बंद किया जाए। तो बाकियों को अपने इलेक्शन की जरूरत है। बाकी अपने इलेक्शंस और वो देख रहे हैं कि वो बेशक उनके खिलाफ ही सही, लेकिन उनको आगे वोट की जरूरत है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर यही वोट बैंक पॉलिटिक्स किसी जगह के लिए कर्ज बन जाती है। बहुत धन्यवाद सर। जनरल सिन्हा आपने ज्वाइन किया हमको, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद कमोडोर बहल, आपका आपने वक्त निकाला। जय हिंद, नमस्कार। सारे मुद्दे फेर तो लोकतंत्र को कमजोर करने का खेल।